जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा जो 6 है उसका हिस्ट्री के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में आज मेरा अगला जो चैप्टर है वो है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अब जहां आपको 2500 ईसा आज से 2500 साल पहले यानी 300 ईसा पूर्व, जहाँ पर 500 ईसा पूर्व के बारे में जानकारी दी जाएगी और कुछ आपको 3000 साल पहले, जहाँ पर 1000 ईसा पूर्व के बारे में भी कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आपको जैसे अपने पीछे जो तिथियां हैं उसे ध्यान रखते हैं, वैसे ही अब भी आपको तिथियों को ध्यान में रखना है, क्योंकि तिथियों के बिना हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। आपको हर एक जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं जो उसमें तिथियां वगैरह दी होती है उसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो डेट होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है याद रखना, ताकि आपको उस स्टोरी की जो उस कहानी के वो जो अंश है, वो जो भाग है उसके बारे में क्रम वाइज आपको जानकारी मिल सके। तो आपको जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको PDF रीड करके सुनाते हैं, फिर उसके बाद उसे हम आपको लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में आपको MCQ और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा अगला चैप्टर है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। अब आपको जहाँ कहा जा रहा है कि लोहे का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ, लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। इसका मतलब है कि कितने ईसा पूर्व शुरू हुआ, तो 1000 ईसा पूर्व शुरू हुआ, जब महापाषाण कब्रें और जनपद आदि बनने लग गए थे। ठीक है, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। 1000 ईसा पूर्व हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या था, जनपद बनने लग गए थे। और जो दूसरे क्षेत्र है वहाँ पर क्या होने लग गया था, वहाँ पर महापाषाण कब्रें बनने लगी थी। और महापाषाण कब्रें जो थी, मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से पीछे बताया हुआ है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और उसमें क्या मिले हैं हमें, जो उनके पारलौकिक जीवन के लिए जो वो आस्था के रूप में जो रखते थे, किस वर्ग में उनके लिए जो चीज़ें उपयोग के लिए होंगी, जो महत्वपूर्ण आप जो मूलभूत आवश्यकताएँ के लिए जो उपयोगी होगी, तो उन उपकरणों को वह उनके साथ रख देते थे। तो वो किससे बने होते थे, वो ज़्यादातर लोहे के बने होते थे। तो इसका मतलब है कि लोहे का प्रयोग आज से 3000 साल पहले, जहाँ फिर ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व साल पहले शुरू हो चुका था। ठीक है, और इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। ठीक है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है। यानी लोहे का प्रयोग अब बड़े स्तर पर होने लग गया था। पहले क्या था, भी लोहे के छोटे मोटे उपकरण ही बनाए जाते थे रोज़मर्रा की नॉर्मल ज़िंदगी के लिए। ठीक है, अब क्या हो गया कि लोहे का प्रयोग बड़े स्तर पर होने लगा। ठीक है, यह कब हुआ, यह लगभग 2500 साल पहले हुआ, यानी 500 ईसा पूर्व। ठीक है, 500 ईसा पूर्व क्या हुआ, 500 ईसा पूर्व जो लोहे का प्रयोग है वो बड़े स्तर पर होने लगा था। ठीक है, इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ। ठीक है, पहले तो क्या था, भी छोटे मोटे घर में ही उपयोग करने के लिए जो चीज़ें हैं वो लोहे की बनी होती थी, लेकिन अब जंगल को साफ करने के लिए भी कुल्हाड़ियों का निर्माण होने लगा था। और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। कुल्हाड़ियाँ जो है, जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, और जो जुताई के लिए जो हलों के फाल हैं जो लोहे के बनने लग गए थे आज से 2500 साल पहले, जहाँ फिर 500 ईसा पूर्व। ठीक है, अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। अब देखो, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य कदम उठाए गए थे। पहला तो उन्होंने क्या किया था कि जंगलों की सफाई करने के लिए और जुताई करने के लिए और भूमि की जुताई करने के लिए उन्होंने लोहे के फालों का इस्तेमाल करना और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने कृषि के इससे क्या हुआ, भी कृषि का उत्पादन बढ़ने लगा। अब उन्होंने कृषि के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए क्या किया, अन्य कदम भी उठाए। उसमें पहला है सिंचाई। ठीक है, उन्होंने सिंचाई में सुधार किया। लोगों ने क्या किया, सिंचाई में सुधार किया। समृद्ध गाँवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई, जैसे कि अध्याय 5 में हमने पढ़ा है, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब एवं कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है।
500 ईसा पूर्व क्या हो रहा था कि सिंचाई में नहरें, कुएं, तालाब आदि वगैरह बनाने लगे थे, ताकि कृषि को नियमित रूप से उसको सिंचित किया जा सके। ठीक है जी, आपको वैसे दिया हुआ है। आगे है, गांव में कौन रहते थे। कृषि उत्पादन के लिए आज से 500 ईसा पूर्व कौन कौन से प्रयोग किए थे, तो आपको उसमें बता दिए हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि गांव में कौन रहते थे इस समय। 500 ईसा पूर्व में गांवों में कौन रहते थे, जी आपको बताया जा रहा है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण एवं उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े, अब देखो, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और दक्षिण दोनों क्षेत्रों के गाँवों में लगभग 3 प्रमुख रूप से 3 प्रकार के लोग रहते थे, या 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, तमिल क्षेत्र में, यानी दक्षिण भारत की क्या हो रही है, बात हो रही है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कैंडेसियार और अदमई कहलाते थे। ठीक है, बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था, उनवार कहा जाता था, और भूमिहीन जो मजदूर होते थे उन्हें दास, कैडेसियर और अधिमई कहा जाता था। ठीक है, जब आपको समझना है जिनके नाम समझ लीजिए, उनवार और जे कड़ेसियार और जे अधिमई, जी नाम क्या होता है भी, कभी बार प्रीली में क्या होता है जी, नाम देकर आपको पूछ लेते हैं कि ये क्या होते थे, तो आपको जो ध्यान रखना होगा, कड़ेसियर मजदूर, भूमिहीन मजदूर थे, और जो दास आदि जो क्या कहलाते थे, अधिमई कहलाते थे। ठीक है, याद रखना जी आपको। जी तमिल क्षेत्र यानी दक्षिण भारत के गांवों में पाए जाने वाले 3 तरह के लोगों की बात हो रही है। ठीक है, आगे है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था, ग्राम भोज्य कहलाता था। भारत के जो उत्तरी हिस्सा है, जहाँ पर जो गांव में जो गांव का प्रधान होता था ना, उसे वह ग्राम भोज्य कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी जो वंशानुगत था, यानी बेटे का, ग्राम भोज्य का बेटा क्या बनेगा, आगे जाकर ग्राम भोज्य बनेगा, फिर उसका बेटा आगे जाकर क्या बनेगा, ग्राम भोज्य बनेगा। इसका मतलब क्या था, यह वंशानुगत था। ठीक है, निर्वाचित नहीं था। ठीक है, यह ग्राम भोज्य का जो पद था, जो उत्तरी भारत में क्या था, वंशानुगत था। ठीक है, यानी कि यह पद आनुषिक था। ग्राम भोज्य के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। बट सबसे बड़ा भूस्वामी का मतलब क्या है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन होती थी वह होता था ग्राम भोज्य गांव का। ठीक है, जिस आदमी के पास गांव की सबसे ज़्यादा जमीन होगी वहीं क्या होगा, गांव का ग्राम भोज्य होगा। और ग्राम भोज्य का पद क्या होता था, वंशानुगत होता था, यानी ग्राम भोज्य का बेटा क्या बनेगा, ग्राम भोज्य का। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। अब इनकी जमीन पर इतनी ज़्यादा जमीन होती थी तो इन पर काम कौन करते थे, इन पर कौन कौन काम करते थे, इन पर दास और मजदूर काम करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। अब गांव में जो सबसे ज़्यादा गांव में सबसे ज़्यादा जो क्या होता था, दबदबा जो होता था, जो ग्राम भोजकों का ही होता था, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी और बहुत सारे मजदूर, खेतीहर आदि वगैरह होते थे। इसके कारण क्या होता था कि पूरे गाँव पर इनका क्या होता था, दबदबा होता था। और इनका ग्राम पर दबदबा होने के कारण जो राजा होता था वहाँ से, उस गांव से कर वसूलने के लिए ग्राम भोज्य को ही नियुक्त कर देता था। और ये क्या करते थे, ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ये कभी कभी न्यायाधीश का काम भी करते थे। गांव में कोई विवाद वगैरह हो जाता था, बड़े ही कोई घर का विवाद हो, जहाँ पर 2 घरों के बीच में विवाद हो, जहाँ पर खेती बाड़ी का या किसी भी प्रकार का मामला हो, तो उस मामले में क्या करते थे, ये लोग न्यायाधीश का काम भी करते थे। ये लोग न्याय वगैरह करते थे, सभा बुलाते थे और उस विवाद का निपटारा करते थे। ठीक है, तो कभी कभी ये क्या करते थे, न्यायाधीश का काम भी करते थे और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, यानी संतुलन गाँव में संतुलन बैठाने का कार्य भी करते थे। तो आपको ग्राम भोज्य के बारे में पता चला, उत्तरी भारत के ग्राम भोज्य के बारे में आपको पता चल गया। अब आगे है, ग्राम भोज्य के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषि भी होते थे, यानी एक तो होता था ग्राम भोज्य। ठीक है, अब ग्राम भोज्य के अलावा क्या होता था, गाँव में अन्य स्वतंत्र क्या होते थे, कृषि मजदूर भी होते थे। ठीक है, कृषि मजदूर भी होते थे उनके पास भी। ठीक है, जिन्हें गृहपति कहते थे। तो अब आपको दूसरा नाम पता चला। पहले आपको उत्तरी भारत के ग्राम भोज्य के बारे में पता चल गया, अब आपको उत्तरी भारत के गृहपति के बारे में बताया जा रहा है। जो ग्राम भोज्य के नीचे जो छोटे जो खेतीहर होते थे, जिनके पास जमीन होती थी, उन्हें क्या कहते थे, उन्हें गृहपति कहते थे। तो आपको इन 2 नामों को याद रखना है। आपको प्रीलिम में ये भी पूछा जा सकता है कि यह ग्राम भोज्य को गृहपति जो उत्तरी भारत से गाँवों से संबंधित है, जहाँ पर दक्षिण भारत के गाँवों से संबंधित है। तो जी आपको ध्यान रखना है, ग्राम भोज्य के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान भी होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इसमें दास, कर्महार आदि आते थे। तो कर्महार भी क्या है, ये भी दास मजदूर ही हैं। और कड़ेसियार और अधिमई ये भी क्या हैं, दास और मजदूर ही हैं।
कैडेसियार और अधिमई है। इस शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत में मजदूरों और दासों के लिए होता है, और जो कर्मकार हैं इनका जो प्रयोग होता है वो उत्तरी भारत में होता है, जिसमें जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने तथा अपनी जीविका चलनी पड़ती थी। ठीक है, तो आपको बता दिया गया है कि दक्षिण भारत में भी 3 तरह के गाँवों में लोग पाए जाते थे, और उसी तरह उत्तरी भारत में भी 3 तरह के लोग पाए जाते थे गाँवों में। उत्तरी भारत में पहले आपको ग्राम पूजा के बारे में बताया गया, जिसे कर वसूलने का भी अधिकार था। वह न्यायाधीश का कार्य भी करता था और कभी कभी पुलिस का कार्य भी करता था। और दूसरा आपको बताया गया है गृहपति, जो कि जिनके पास भी ज़मीन होती थी, लेकिन वो क्या होते थे, छोटे किसान होते थे। तीसरे प्रकार के लोग आपके बताए गए हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, वे दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, तो अब आपको उत्तरी और दक्षिण भारत के गाँवों के तीन तरह के लोगों के बारे में पता चल गया। आगे है, अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बड़ी तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो जो अधिकांश गांव में होते थे, उत्तर तथा दक्षिण भारत दोनों में ही जो होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, ठीक है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। अब देखो संगम साहित्य क्यों कहते हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु दक्षिण भारत में है, और तमिल जो रचनाएं हैं जो है दक्षिण भारत में ही रची गई है। और दक्षिण भारत का इतिहास जानने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, संगम साहित्य है। तो यही तो है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य ही कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई, यानी 300 ईसा पूर्व हुई। ठीक है, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै जिनकी क्या होती थी, राजधानी होती थी, जहाँ पर जो सभा करते थे, क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख जहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता चला गया, जानी गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का जहाँ पर उल्लेख किया गया ना, जे कहाँ पर मिलते हैं, जे हमें संगम साहित्य में भी मिलते हैं, इसलिए जे क्या है, संगम साहित्य का ही हिस्सा है। ठीक है, तमिल रचनाएं, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। अब आपको जानना है कि नगर। अब आपने गांवों के बारे में जान लिया। आज से 300 ईसा पूर्व या फिर 2300 साल पहले, 2300 साल पहले या फिर 300 ईसा पूर्व आपने जान लिया उत्तरी तथा दक्षिण भारत के गांवों के बारे में। उन गांवों में 3 तरह के लोग पाए जाते थे, उनके बारे में जान लिया। ठीक है, अब आपको जानना है यहाँ पर नगरों के बारे में। क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, जो वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। बौद्ध भिक्षु थे ना, उन्होंने इनका संकलन किया था जातक कथाओं का, जहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक नर्तन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन गया। ठीक है, जो एक जातक कथा है जो वैसे दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, पॉज करके आप इसे पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों गांवों, अब देखो प्राचीन नगरों के बारे में बताया जा रहा है, हमने प्राचीन गांवों के बारे में तो पढ़ लिया। प्राचीन नगरों के बारे में अब, ठीक है, अब जो प्राचीन जो नगर थे उनके बारे में हमें ज़्यादातर जातक कथाओं से पता चलता है कि वह प्राचीन नगर कैसे थे। इनके अलावा क्या है भी, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है, जैसे शहरों गाँवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार क्या करते थे, कलात्मक रूप से या कलात्मक ढंग से उकेरते थे। ठीक है, जो शहरों में देखो शिल्पकार जो होते थे, अधिकतर जो काम करने वाले होते थे, जो गाँव के होते थे वो तो बेचारे खेती हर काम ही करते थे, मजदूरी का काम ही करते थे, और अपनी जीविका चलाने के लिए वो सारा दिन खेतों में काम करते रहते थे। लेकिन जो शहर वाले लोग थे, जो ज़्यादातर गांव के लोगों के द्वारा उपजाए हुए अन्न पर ही निर्भर थे, और इसके अलावा जो दूसरे कार्यों में संलग्न थे। फिर जो मूर्ति कला मूर्ति कलात्मक जो काम है, जो ज़्यादातर शहरों के लोग ही करते थे। ठीक है, तो शहरों के लोग करते थे, तो इसमें शहरों के ही गतिविधियों के बारे में होगा ना, जो होगा चित्रण होगा, जो शहरों की गतिविधियों के बारे में होगा ना, तो इसलिए जहाँ कहा जा रहा है कि मूर्तिकार कलात्मक ढंग से भी कहते थे, इससे भी हमें नगरों के बारे में पता चलता है। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। ठीक है, तो इन मूर्तियों को कहाँ लगाया जाता था, इन मूर्तियों की ऐसी इमारतों की रेलिंग, यानी जो बाहर की बाउंड्री होती है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है, खंभों पर और प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो दिल्ली में मिला वल्लैकूप दिखाया गया, आपको देख सकते हैं। सांची की मूर्तिकला जय देखिए, ये है मूर्तिकला। ठीक है, ये कहाँ है, सांची की है। ठीक है, ये पत्थर पर है बना हुआ सारा का सारा।
सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें मध्य प्रदेश में स्थित है यह सांची के स्तूप की मूर्तिकला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। देखो, अब मैंने आपको बताया ना कि जो मूर्तिकार होते थे वो क्या करते थे, वो शहरों में जो प्रमुख स्तूप वगैरह होते थे, जहाँ पर वह मंदिर वगैरह होते थे, वहाँ पर यह मूर्तिकला का काम करते थे। ठीक है, मूर्ति कलात्मक जय काम करते थे। जय काम है खम्भों, स्तूपों और प्रवेश द्वारों पर करते थे, और उन्हीं में से एक दीवार का प्रवेश दिया हुआ है टुकड़ा आपको जहाँ पर। ठीक है, मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे, ये हम आगे ही पढ़ेंगे। इन दीवारों को देखो, क्या ये ईंट की बनी है या फिर लकड़ी के, ये या पत्थर से? क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन कीजिए। तो ये जो बनी है, ये तो पत्थर पर इन्हें उकेरा गया है। बहुत ही सूक्ष्म रूप से देख लीजिए, बहुत ही सूक्ष्म रूप से इन्हें उकेरा गया है। पूरी करके दिखा देते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा गहराई से मतलब इन्हें बनाया हुआ है। पत्थर पर की हुई जो नक्काशी के यहाँ पर की गई है, जो नक्काशी की हुई है पत्थर पर। ठीक है, पता चल गया आपको? इन दीवारों को देखो, क्या ये ईंट की बनी हुई है? नहीं, ये ईंट की नहीं बनी हुई है। क्या ये लकड़ी या पत्थर की? नहीं, तो पत्थर की बनी हुई है ये। क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इनकी जो बाउंड्री है ना आसपास, वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। इन इमारतों के छत्ते किससे बनी है? तो जो इमारतों के छत्ते जो है ना, ये बनी हुई है ईंटों से। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। ठीक है, वो क्या थे? वो नगरी थे ना, जैसा कि तुमने पढ़ा। इसमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। ठीक है, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वल्लयकूप मिले हैं। जे वल्लयकूप गुस्लखाने, नाली जहाँ कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। जे वल्लयकूप दिखाया गया, जे वल्लयकूप है। जे क्या है? एक वल्लयकूप दिखाया गया है आपको, ये देख सकते हैं आप। जे वल्लयकूप दिखाया गया आपको। इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, ये भी आपको इधर बताया गया है। तो इसका इस्तेमाल होता था भाई, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वल्लयकूप मिले हैं। जे वल्लयकूप गुसलखाने, नाली जहाँ फिर कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्राय जे वल्लयकूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक है, ये वल्लयकूप होते कहाँ थे? लोगों के घरों में होते थे। महलों बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। ठीक है, महलों के अवशेष जो है ना, आज से 300 ईसा पूर्व, जहाँ से 300 साल पहले, बहुत कम मिले। बाजारों के अवशेष बहुत कम मिले। आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों का छप्पर से बने होने के कारण जो ज़्यादा समय तक टिक न पाए होंगे, क्योंकि ये जो थे पत्थर के नहीं बने होते थे। जो ज़्यादातर किसके बने थे? लकड़ी, मिट्टी या फिर कच्ची ईंटों से बने होते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो आदि थे, वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। उनके अवशेष आज तक पड़े हैं, लेकिन इनके अवशेष 300 ईसा, आज से 300 साल पहले की बात हो रही है। इनके अवशेष नहीं है। आज से 4700 साल पहले मोहनजोदड़ो के जो वहाँ के जो इमारतें थी, उनके अवशेष पड़े हैं अभी भी, क्योंकि वह पक्की ईंटों के थे। लेकिन इनके अवशेष अभी नहीं टिक पाए हैं। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। ठीक है, कोई नई तकनीक के द्वारा कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों या यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। देखो, अब जो नाविक होते थे ना, यात्री होते थे, उनके भी तो विवरण है, उनसे भी तो हमें आज से 300 साल पहले के नगरों के बारे में पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन पत्तनों पर बह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र भरूच ढूंढो, उनके द्वारा दिए गए वर्णनों को लिखो। तो भरूच जो है वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जो भरूच है ना, वो कहाँ पड़ता है? वो गुजरात में पड़ता है। वो गुजरात में एक नाविक आया है। नाविक है या फिर यात्री है? नाविक है। ठीक है, ये रहा उसका विवरण। ये है, उसने ये विवरण दे रखा है कि जो बेरीगाजा है, भरूच का यूनानी नाम की कहानी है जो है, ये उसी ने लिखी है। तो पढ़ते हैं इसे। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इतर यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। जो व्यापारी होते थे, जो जहाज़ों पर आते थे दूसरे देशों आदि इत्यादि से, वह क्या करते थे? राजा के लिए विशेष उपहार लाते थे, और वे साथ में
कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पर आयात की जाती थी तो इसमें शराब होता था, तांबा, टीन, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी इत्यादि के सिक्के आदि इत्यादि होते थे। लेकिन जो जहाँ से चीज़ें निर्यात की जाती थी वो कौन कौन सी थी? हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्लियन जो है पत्थर का नाम है, सूती कपड़ा, रेशम इत्यादि जहाँ से निर्यात किए जाते थे। राज्य के लिए व्यापारी क्या लाते थे? उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, जो उपहारों में वह क्या क्या लाते थे? चांदी के बर्तन लाते थे। गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्टमहीन कपड़े आदि भी शामिल होते थे। बैरिकेड से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, आप कर सकते हैं। दो ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। आप बता सकते हैं। एक तो इत्र का प्रयोग नहीं होता था। आप इत्र बता सकते हैं कि इत्र का प्रयोग नहीं होता था वहाँ पर, और लोहे का भी प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या थे? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार जगोल होते थे, जो जहाँ तो धातु की चादर को काटकर जहाँ धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इस पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। देखो अंतर बताया जा रहा है। ये जो आज के जो 2300 साल पहले जहाँ पर 300 ईसा पूर्व के जो सिक्के थे, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, जहाँ पर कुछ छपा हुआ ही होता था। लेकिन जो आज से 4700 साल पहले की बात हो रही है, यानी 2700 ईसा पूर्व की बात हो रही है, मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता, उनके मोहरों पर लिखा हुआ था और उनकी अलग ही लिपि थी, उनकी अलग ही उनकी जो भाषा लिपि थी, जिसे आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो पहले विकास था, अब विकास ठप हो गया, मतलब कि कम हो गया विकास। ठीक है, अब सिर्फ हाँ क्या हो रहा है, अभी सिर्फ छापे ही हो रहे हैं और कुछ नहीं, ठप्पे ही लगाए जा रहे हैं, कुछ लिखित नहीं है। इसलिए जो आहत सिक्के कहलाए, जो सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाने और ईसा की प्रारंभिक सदियों के तक के प्रचलन में रहे हैं। ईसा की आरंभिक सदियों के में जो है, मतलब कि 2000 आज से 2000 पहले तक, आज से 2000 साल पहले तक जो है प्रचलन में थे। ठीक है, अब आप जानते हैं सिक्के। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों का आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले, 500 ईसा पूर्व है शायद। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी जहाँ सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण ये आहत सिक्के कहा जाते हैं। देखो आपको ना एनसीईआरटी में कुछ जो तिथियां ना कुछ उल्ट पुलट है। ठीक है, पूरी सीधी नहीं है, लेकिन जब आप नोट्स में पहुंचोगे ना तो आपको वहाँ पर चीज़ें पूरी की पूरी सही मिलेंगी। हर जो तिथि है वो आपको सही मिलेगी वहाँ पर, क्योंकि भाई जो नोट्स है ना वो बहुत ही मतलब कि खोजबीन के साथ बनाए गए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो विनिमय के अन्य साधन बताए गए, विनिमय तो आपको पता ही कैसे होता था। अब नगराने गतिविधियों का केंद्र। अब आपको इस चैप्टर में ना सिर्फ मेन जो आपको 300 ईसा पूर्व जहाँ पर 2300 साल पहले के गांवों और नगरों के बारे में बताया गया। पहले आपको गांवों के बारे में बता दिया, फिर आपको नगरों के बारे में बता दिया कि नगरों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, फिर आपको जहाँ नगरों की गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा है। अब अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, मथुरा भी क्या था, एक नगर था। आज से 2300 साल पहले मथुरा क्या था, नगर था। यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, यानी आज 500 ईसा पूर्व, यानी आज से 2500 साल पहले या फिर आज ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व पर भी यह क्या था, एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मथुरा कहाँ स्थित था? मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान एवं पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा किसानों की दूसरी राजधानी बन गया। आपको पता है कि जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था, आज से लगभग 2200 साल पहले क्या हो गया था, मौर्य साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। 2300 साल पहले जो था मौर्य साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका था, और वहाँ पर एक सदी हिंद यवन शासकों ने शासन किया। 2200 साल पहले 2200 साल पहले क्या किया, अभी हिंद यवनों ने एक सदी साल किया। 200 ईसा पूर्व रहा था, उसमें से एक सदी यानी 100 साल हिंद यवन शासकों ने शासन किया।
ठीक है, उसी क्षेत्र पर। और उसके बाद कौन आए वहाँ पर? शंक है। शंकों ने भी 1 सदी या 100 साल वहाँ पर शासन किया। उसके बाद आज से 2000 साल पहले की बात हो रही है, 2000 साल पहले वहाँ पर कुषाण आए। जब 2000 साल पहले वहाँ पर कुषाण आए तो जो मथुरा था ये भी उत्तरी भारत में ही पड़ता है, तो लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा था ना, जय कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गया था। ठीक है, अब आपको कहानी समझ आ रही है ना। इनके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे, इनके बारे में हम कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे अगले अध्याय में। ठीक है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है जहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे है, मथुरा में प्रस्तर खंडों यानी जो पत्थर के बड़े बड़े खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। ठीक है, आमतौर पर ये शक्षित अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों एवं मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। अब ये जो हमें मथुरा में प्रशस्त्र खंड मिले हैं, इन पर लिखा क्या है? इन पर स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों के लिए दिए गए जो दान हैं उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्राय शहर के राजा रानी अधिकारी व्यापारी शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों आदि के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाए तो आपको ऊपर बताई दी गई है कि लोगों के काम क्या कहते हैं। सुनारों का काम करते थे, लोहारों का काम करते थे, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों और माला बुनने वालों और इत्र आदि बनाने वाले का काम करते थे। ठीक है, एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। इत्र बनाने का जो काम था ना वो हड़प्पा में नहीं था, जबकि जहाँ पर था। तो जहाँ पर एक नया काम क्या जुड़ गया? इत्र बनाने का काम जुड़ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर देखिए ब्रैकेट में, उत्तरी काले चमके पत्र। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह मिलने दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। अब क्या होते थे जो चाक पर निर्मित जो, ठीक है, अब चाक तो आपको पता ही, ठीक है, मिट्टी होती है। ठीक है, चाक पर जो निर्मित जो बर्तन होते थे ना, उसको क्या करते थे? लोहार जो भट्टी होती है जिसमें आग जलती है, जिसमें बर्तनों को पकाया जाता है, उस पर उच्च तापमान पर उसे क्या करते थे? तपाते थे। फिर जब वो बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पर उसे तपाते थे तो वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे। जो गर्म हो जाते थे तो उसकी जो बाहरी सतह होती थी ना वो क्या हो जाती थी? बर्तन की काली हो जाती थी। और उसके बाद उसी काली सतह पर वो क्या करते थे? जो पात्र बनाने वाले होते थे वो उसी काली सतह पर एक काली लेप चढ़ा देते थे, जिससे बर्तन बहुत चमकने लगता था शीशे की तरह। ठीक है, ठीक है, अब आपको आगे समझे क्या थे NBPW क्या थे? अब आपको आगे नहीं। आगे है शिल्प एवं शिल्पकार। ये किन की बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारे नगरों के जो शिल्प और शिल्पकार थे ना, उनके बारे में बात हो रही है। पूरे स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। काले इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब काले थे, चमकीले इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो वह पहले ही अग्नि पर बहुत पके होते थे और दूसरा क्या करते थे? उस पर काली लेप चढ़ा देते थे जिससे वो चमकने लगते थे। ठीक है, काले होते थे लेकिन शीशे की तरह चमकदार हो जाते थे, इसलिए इसे उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि जो उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिले हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इनके प्रसिद्ध केंद्र थे। तो आज से 2300 साल पहले, जहाँ पर 300 ईसा पूर्व क्या थे कि वाराणसी और दक्षिण में जो मदुरै थे ना, जो क्या थे? कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या हुआ? वह नहीं बच पाए क्योंकि वह क्या हो गए? विघटित हो गए ना, जहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही इस तरह के काम करते थे। ठीक है, पहला काम तो अब शिल्प और शिल्पकार जो नगरों में आज से 2300 साल पहले, जहाँ पर 300 ईसा पूर्व रहते थे, उनके बारे में बताया रहा है। नगरों में शिल्प और शिल्पकार के काम क्या थे? पहला तो वह क्या करते थे? उत्तरी काले चमकदार पात्र बनाते थे। दूसरा वह क्या थे? जहाँ जो नगर थे कपड़ों के लिए भी प्रसिद्ध थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में कौन था? मदुरै था। जो दोनों क्या थे? केंद्र नगर जो है क्या थे?
कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। आगे शिल्पकार और शिल्प के काम क्या है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। क्या क्या करते थे, वो संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। अब शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था। शिल्पकार जो होते थे ज़्यादातर जो बना जानते थे कौन सी जो वस्तुएं हैं किस प्रकार बनती हैं, तो ये संघ बना लेते थे और बहुत से लोगों को शिक्षित करते थे इनके बारे में, ठीक है। और कच्चा माल भी उपलब्ध करवाते थे तथा तैयार माल का वितरण भी करते थे। कौन, शिल्पकारों की श्रेणियाँ। जबकि जो व्यापारियों की श्रेणियाँ होती थी वो क्या करती थी, जो व्यापार करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनका कार्य क्या होता था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी। ये पैसा भी लेन देन करती थी। जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा। अब देख ये क्या करते थे, आज जो काम बैंकें कर रही है ना, जैसे 2300 साल पहले जहाँ पर 300 ईसा पूर्व कौन करते थे, ये व्यापारियों की श्रेणियाँ करती थी। जो ऋण लेन देन का काम कौन करती थी, व्यापारियों की श्रेणियाँ करती थी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, ठीक है। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, जहाँ फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था, ठीक है। आगे सूत कातने और बुनने के नियम जो अर्थशास्त्र में वर्णित हैं, चलो पढ़ लेते हैं। ये भी आपको हर चीज़ को समझना है, हर लाइन को क्या करनी है, समझने की कोशिश करनी है। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। सूत कातने और बुनने के जो नियम है जो बताए गए अर्थशास्त्र में। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी को की देखरेख में कारखानों में सूत की, देखो कारखानों का काम भी नगरों में होता था। जैसे सारे काम आपको नगरों के बताए जा रहे हैं, नगरों की गतिविधियाँ बताई जा रही हैं कि नगरों की गतिविधियाँ क्या होती थी। पहले तो वे उत्तरी जो काले चमकीले जो पात्र होते थे वो बनाते थे। दूसरा वो क्या करते थे, वो कपड़े वगैरह जो वाराणसी और मदुरा के बारे में बताया गया। फिर वो उनकी शिल्पकारों की श्रेणियाँ होती थी, वो क्या करती थी, वो प्रशिक्षण का कार्य करती थी। और फिर जो व्यापारी की श्रेणियाँ होती थी, जो कर वगैरह देने और आदि धन आदान प्रदान का कार्य भी करती थी। आगे आपको कारखानों के बारे में बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र में कारखानों का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। ऊन, पेड़ों की शाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिखनियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। तो इन काम में किनको लगाया जाता था, तो इनको लगाया जाता था सूत कातने और बुनने के लिए। ये क्या सारा बैठे बैठे का काम होता था, तो इनको इस काम में लगाया जाता था, ठीक है। इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जितनी इच्छा से जो काम करते हैं उसी हिसाब से इन्हें परिश्रम या फिर उनकी मेहनत का जो पैसा मिलता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें परिश्रम मिलता था। और इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है जहां इधर उधर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये नियम थे। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट देना पड़ता है। तो पूरी तरह क्या थे, सख्त नियम थे। काम जो काम निर्धारित किया है वो टाइम पर करना है, ठीक है। आगे सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है अरिका मेडू का। ये कहाँ है, आधुनिक पुडुचेरी में, ठीक है। मानचित्र 7 में अरिका मेडू या पुडुचेरी को ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले, यानी 200 ईसा पूर्व से एक सदी ईसा पश्चात साल पहले अरिका मेडू एक पत्तन था, ठीक है, जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। जहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। जहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं, ठीक है। ये किससे संबंध बता रहे हैं, ये आपको
जो हमारा भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर से संबंध बता रहे हैं। अरिकामेडु का आज से 2000 साल पहले संबंध था, ठीक है। अरिकामेडु जो आज का पुदुचेरी में पड़ता है, उसका संबंध था भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। इसके साक्ष्य क्या है, जहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अफोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे, दोनों तरफ से, जैसे आदि की कढ़ाई होती है ना घरों में, उस तरह, ठीक है। साथ ही जहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर इरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इटली से भी इनका संबंध था भाई, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है तो वहीं पर इटली पड़ता है ना। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था, ठीक है। इरेटाइन के बारे में बताया जा रहा है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, डिजाइन क्या था, रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। मजगी वहाँ की कला सीख ली थी भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने, जैसे शिल्पकारों ने, जहाँ रोमन लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। कुंड यानी गड्ढा जैसी जगह है जहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मणके बनाने के प्राप्त साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। अब आगे अन्यंत्र क्या हो रहा था, अन्यंत्र क्या था। मानचित्र 6 में रोम को ढूंढो, जो है यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। अब आपको रोम साम्राज्य के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आज से 2000 साल पहले रोम साम्राज्य फैला हुआ था। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो यह पूरे यूरोप में फैला हुआ था, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था और पश्चिमी एशिया तक जो फैला हुआ था यह साम्राज्य। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक कौन सा, ऑगस्टस थे, ने करीब 2000 साल पहले क्या किया था, जहाँ पर शासन किया था, ठीक है। जब जहाँ पर कुषाणों का शासन था, तब वहाँ पर किनका शासन था, तब वहाँ पर यानी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया पर वहाँ तब किनका शासन था, जब हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 साल पहले कुषाणों का शासन था, तो वहाँ पर ऑगस्टस का शासन था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, ठीक है। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानघर भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर, ये आपको ध्यान है, ये एक जलवाहु सेतु है, ठीक है, जलवाहु सेतु, ठीक है, के जरिए जलवाही सेतु है रे, जो चित्र में आपको दिखाया गया है। अलग अलग समय निर्धारित थे जहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों में गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। तो इनके जरिए पानी लाया जाता था, जो चित्र में आपको दिखाया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। मैंने इसमें आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझाने की कोशिश की है। इसमें आपको मुख्यतः आज से 2300 साल पहले, जहाँ पर 300 ईसा पूर्व के नगरों और गांवों के बारे में बताया गया, उनकी गतिविधियों के बारे में बताया गया है। गाँवों में पाए जाने वाले 3 तरह के लोगों के बारे में बताया गया। तो अब हम इनके जाते हैं MCQ पर। ये जो बीच में क्वेश्चन आए थे ना पुस्तक में, वो हैं पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिसका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो यह आप बता सकते हो, कुर्सी, पेचकस, हथौड़ा, तवा, चिमटा, ठीक है। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बताओ। तो शहर प्रत्येक के लिए तय करो कि वे शहर में हैं या फिर गांव में हैं या फिर ये तो नॉर्मली आप कर ही सकते हैं, ठीक है। घोड़ों का व्यापारी शहर में क्यों आया था। तो जो ये कहानी है जो मैंने आपको कहा था, समय पढ़ लीजिए, ठीक है। निर्धन आदमी कैसे अमीर बना, जो उसके बारे में क्वेश्चन है। क्या महिलाएं कहानी में बताया कि व्यवसायों को अपना सकती थी। उत्तर के कारण बताइए। तो महिलाएं कहानी में बताया कि जो कहानी थी ना, उसके बारे में बताया गया है। ये आंतरिक प्रश्न है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे रियल प्रश्न है ना, हम उसे जाते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। तो मैंने आपको अभी रोम के साथ संबंध के बताए हैं। तो पहले तो क्या था कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अफोरा जैसे पात्र मिले हमारी जहाँ अरिकामेडु में, कहाँ पर,
पुडुचेरी के अरिकामेडु में, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के फोरा जैसे पत्थर मिले, पहला शख्स यह है। दूसरा है एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं अरिकामेडु में। क्या मिले हैं? एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। रोमन लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, ठीक है। अब अन्यंत्र मैंने आपको समझा ही दिया था अभी, ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे। वे बड़े खुले रंग महर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे? अब जो है ना, ये अब भी हैं, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो इमारतें हैं वो आज भी है ना, तो ऐसे ये भी जो रोम के 2000 साल पहले की जो इमारतें हैं ये भी आज हैं। तो ये कैसे बची रहेगी? हमारे तो मोहनजोदड़ो की जो हमारी इमारतें थी वो पक्की ईंटों से बनी थी, इसलिए बची रहेगी। ये कैसे बची रहेगी, इनके बारे में बताया जा रहा है। तो रंगमंडल और जलवायु सेतु बनाने में उत्तम इंजीनियरिंग तथा वस्तुओं का प्रयोग किया गया था जो हर मौसमी परिवर्तन को सहन करने में पूर्ण रूप से सक्षम थी, जिस कारण इनका अस्तित्व आज तक रहा है, ठीक है। तो ये कल्पना करो, ये तो आप कर सकते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट है। तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? नीचे दिए हुए आंसर वेल्लला। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय कौन काम करते थे? दास और मजदूर करते थे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। तमिल में हलवाहों को क्या कहते थे? उनवार कहते थे। अधिकांश गृहपति क्या होते थे? स्वतंत्र एवं छोटे किसान होते थे, ठीक है। ग्राम भोजकों के काम क्या होते थे? तो आपको पता ही है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इसकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, ठीक है। तो अब इनको ग्राम भोजकों के कार्य के बारे में पता चल गया। आगे चलते हैं। गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन रहते थे? तो आप बता ही सकते हैं। किसी में बड़ी रहते थे, बुनकर रहते थे, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह रहते थे। सही जवाब चुनिए। वल्लैकूप का प्रयोग किस लिए होता था? तो वल्लैकूप का जो काम होता था ना, वो अधिक इसका प्रयोग किस लिए होता था ज़्यादातर? तो नीचे जल निकास के लिए किया जाता था, ठीक है। आगे दिए हुए आपको आहत सिक्के क्या होते थे? तो आहत सिक्के चांदी के होते थे अधिकतर, जैसा कि आपने पीढ़ी में पढ़ा है। मथुरा महत्वपूर्ण किसके लिए था? तो धार्मिक केंद्र था। श्रेणी में कौन कौन होते थे? श्रेणी में शिल्पकार होते थे, ठीक है। श्रेणी में शिल्पकार होते थे, ठीक है। आगे है अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना में, तो जो नॉर्मल आप कर ही सकते हैं, आप पोज करके आप देख लेना, ठीक है। आज के आधुनिक और प्राचीन के बारे में अंतर बताया गया है आपको। आगे अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते देखा तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। और इसी तरह आज हमारे MCQ भी होते हैं। अब हम चलते हैं इनके नोट्स पर। आप उन नोट्स को अपने कॉपी पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर की विषय वस्तु आसानी से समझा जाए। चैप्टर 9 खुशहाल गांव या समृद्ध शहर। लोहे के औजार और खेती, ठीक है। लोहे का औजार प्रयोग होने लगा था ना, लोहे का आज से 1000 ईसा पूर्व, जहाँ फिर आज से 3000 साल पहले। उपमहाद्वीप भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापिछड़ कब्र में लोहे के औजार तथा हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने की कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाड़ के प्रमाण करीब 2500 साल पहले मिले, यानी 500 ईसा पूर्व, ठीक है। अब सिंचाई 2500 साल पहले से 3000 साल पहले, यानी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृषि जलाशय आदि बनाए जाने लगे थे। गांवों में रहने वाले लोग कौन कौन थे? तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। वेल्लला तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी होते थे। उनवार जो होते थे तमिल क्षेत्र के साधारण हलवाई होते थे। और कड़ेसियार जहाँ पर आदिमई कौन होते थे? क्रमश भूमिहीन मजदूर व दास तमिल क्षेत्र के ये होते हैं। दक्षिण भारत के गांव के 3 तरह के लोगों के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। आगे देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद आनुवंशिक था, जैसे कि आपको पीढ़ी में समझाया गया है। ग्राम भोजक प्राय बड़े भूस्वामी होते थे जो कर वसूलने के साथ साथ न्यायाधीश तथा पुलिस का कार्य भी करते थे, ठीक है। स्वतंत्र छोटे किसानों को गृहपति कहा जाता है। उत्तरी भारत के गांवों के 3 तरह के लोगों में बताया जा रहा है। पहला लोग ग्राम भोजक था, उसके काम के बारे में भी बता दिया, ठीक है। दूसरा है गृहपति, उनके बारे में भी आपको बता दिया गया है। इनके अलावा दास और कर्मकार वर्ग जहाँ फिर जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी वह होते थे। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी थे, ठीक है।
आगे है हमारी तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले या फिर 300 ईसा पूर्व हुई। ठीक है, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया। जातक कथाओं का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। ठीक है, जातक कथाओं का संकलन किसने किया था? बौद्ध भिक्षु ने किया था। एक बंदरगाह शहर बेरीगाजा गुजरात के बरूच का यूनानी नाम आयात। अब जहाँ पर गुजरात के जो बरूच का जो क्षेत्र है, जो पत्तन है, जहाँ पर आयात क्या किया जाता था, तो शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने तथा चांदी के सिक्के जहाँ पर आयात किए जाते थे, और निर्यात क्या किया जाता? भारत से भेजा किया जाता था। तो हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कर्णिन, जनी पत्थर होता था, और सूती कपड़ा, रेशम, इत्र आदि भेजे जाते थे। अब आहत सिक्के क्या होते थे? आज 2300 ईसा पूर्व, जहाँ पर 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। क्या थे आहत सिक्के? तब जो चलन में थे वह क्या थे? चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। अब मथुरा जो नगर था उसके बारे में बताया जा रहा है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, जो है यातायात तथा व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित थी। उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर तक्षशिला से आने वाला रास्ता था, ठीक है, ये वाला, और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। मथुरा नगर के बारे में बताया जा रहा है कि मथुरा के चारों तरफ क्या थी? किलेबंदी थी, और इसमें क्या थे? अनेक मंदिर थे। आसपास के किसानों में पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने वाला केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है जहाँ बौद्ध विहार एवं जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मथुरा में प्रशस्त्र खंडों यानी पत्थर के खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं जो शक्षित हैं, जो है महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा मठों तथा मंदिरों में दिए गए दान का उल्लेख करते हैं। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों तथा इत्र बनाने वालों आदि के उल्लेख मिलते हैं। तो मथुरा जो शहर था, इसमें रहने वाले अधिकांश लोगों के व्यवसाय के बारे में आपको बता दिया गया। जहाँ आगे शिल्प एवं शिल्पकार, मिट्टी से बहुत ही पतले, सुंदर, काले, चमकीले बर्तन मिले हैं मिट्टी के। ठीक है, उत्तर में वाराणसी दक्षिण मध्य कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, जहाँ स्त्री तथा पुरुष दोनों ही काम करते थे। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। ठीक है, अब आरिकामेडु के बारे में जो सूक्ष्म निरीक्षण किया गया था उसके बारे में बताया गया। जो आरिकामेडु है गाँव वर्तमान में जो पुदुचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले आरिकामेडु एक पत्तन था, यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर एक सदी ईसा पश्चात क्या था? आरिकामेडु एक पत्तन था, जहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो, जहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र तथा एरेटाइन इटली का शहर जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, जहां रोमन लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मणके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य भी मिला है। और साथ में यहाँ पर क्या मिला है? साथ में हमें आरिकामेडु में छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के लिए पात्र रहे। आगे हमारा अन्यंतर है रोम। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस थे, जिसने 2000 साल पहले जहाँ पर क्या किया था? शासन किया था। ऑगस्टस ने रोम को संगमरमर का बनाया, बड़े बड़े रंग महल, ठीक है, और स्नानघर भी बनवाए। महत्वपूर्ण तिथियाँ। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले, जहाँ फिर 1000 ईसा पूर्व। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के आदि कब उत्पत्ति इनकी बहुत बड़े स्तर पर हुई? तकरीब 2500 साल पहले, जहाँ पर 500 ईसा पूर्व पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले, जहाँ पर 300 ईसा पूर्व। आरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले, जहाँ पर 200 ईसा पूर्व से एक सदी पश्चात। ठीक है, इस तरह आज का हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा और इसकी विषय वस्तु भी आपको समझ आई होगी। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर की विषय वस्तु बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। जैसा कि आपको पता है कि हर चैप्टर को कंप्लीट करवाने के लिए हम आपको 3 काम तो यहीं पर ही करवा देते हैं। पहला, आपने इस चैप्टर को, इस हर लाइन को देखना है, फिर उसको सुनना है, ठीक है, और फिर आपको लिखना है। ये 3 काम तो हम करवा ही देते हैं आपको, और अंत में आपका काम बनता है रीड करना। तो आप जो नोट्स बनाते हैं उन्हें रीड करते रहें ताकि जो चैप्टर हैं आपके दिमाग में एक क्रम वाइज रूप में सब चीज़ें आपको याद रहें।
तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है पूरा हुआ है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।